दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना में ये समय है प्राइम टाइम का। आज की मुख्य खबरें आपको बताएं उससे पहले नजर डालते हैं उन सुर्खियों पर जो आज चर्चाओं में रही या जिन पर आज नजर रही। तो सबसे पहली खबर बिपरजॉय तूफान पर कि बिपरजॉय ने गुजरात में तबाही और कहर बरपाने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना यह है कि 12 घंटे में ये तूफान कमजोर होगा। और दूसरी खबर दिल्ली एनसीआर की है कि जहां पर शुक्रवार शाम को हुई बारिश के बाद भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल गई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर वालों को जल्द ही मानसून की बारिश का मजा लेने को मिलेगा। 19 जून तक पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश हो सकती है। तीसरी खबर है क्रिकेट से। एशियन क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव को मान लिया है। एशिया कप की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा। और अब इसके साथ साथ ही भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर भी पाकिस्तान के आने को लेकर अटकलें खत्म हो गई हैं। और चौथी खबर है कि रशिया और यूक्रेन में जो लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के बीच रशिया ने अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। मॉस्को ने बेलारूस को परमाणु हथियारों का अपना पहला खेप भी भेज दिया है। उसकी जानकारी खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी है। और अगली खबर जो भारत और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजकीय यात्रा यानी कि अमेरिका जो जाने वाले हैं उसके लिए वे हथियारों की बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की पूरी कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी इट्स एक्स नाम की इस डील को फाइनल कर दें और इस डील के फाइनल होने के बाद भारत को कई घातक हथियार मिल जाएंगे। तो सुर्खियों पर नजर डालने के बाद आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो आज देश रोजाना के प्राइम टाइम का हिस्सा हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हरियाणा की छोरियों की, यानी कि हरियाणा की उन पहलवान बेटियों की, पहलवान खिलाड़ियों की जो यौन शोषण मामले में खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए धरने पर बैठी थी। गौरतलब है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसके बाद पहलवान विनेश फोगाट ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। इन पंक्तियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो चार्जशीट दाखिल हुई है उससे पहलवान विनेश फोगाट बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं और वे इससे संतुष्ट भी नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक ने कहा है कि उनकी लीगल टीम की ओर से दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट को लेने के लिए एप्लीकेशन दर्ज की गई है। जब चार्जशीट मिल जाएगी, उस चार्जशीट को पढ़ने के बाद पहलवान अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। इन सभी मामलों को अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे, ये कहना है साक्षी मलिक का। और साक्षी ये भी कहती हैं क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे साथ सरकार ने वायदे किए थे उसे पूरा किया गया है या नहीं, और जो एफआईआर हमारे ऊपर यानी कि पहलवानों पर दर्ज की गई थी उसे वापस लेने की बात भी इसमें शामिल है या नहीं, ये सब देखकर ही आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के साथ जो यौन शोषण की घटना थी, यौन शोषण का मामला था, उसमें बनी चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और 1 महिला पहलवान का रास्ता रोकने का मामला सामने आया है। चार्जशीट पेश होने के बाद साक्षी मलिक ने यह भी कहा है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि बृजभूषण शरण सिंह दोषी हैं, वो कसूरवार हैं। आपको ये भी बता दें कि नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने 650 पेज की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं पॉक्सो एक्ट में केस पर फैसला अब कोर्ट करेगी। वहीं दूसरी तरफ बालिग पहलवानों के मामले में जो पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, इसी बीच 6 पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को चिट्ठी लिखकर एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल को 10 अगस्त के बाद कराए जाने की मांग की है। पहलवानों का कहना है कि क्योंकि उनका धरना चल रहा था और वो आंदोलन में थी, इसलिए 23 सितंबर से चीन में होने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए उनको पहले समय नहीं मिला और अब क्योंकि समय की जरूरत पड़ेगी
इसलिए पहलवानों ने इसका कुछ समय बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की एडॉक समिति से पहलवानों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक तरीके से विचार करने को कहा है। शुक्रवार को एशियाई ओलंपिक परिषद से 1 महीने की देरी से एंट्री भेजने की मंजूरी मांगी गई है। एशियाई खेलों के लिए नाम के साथ साथ एंट्री की आखिरी तारीख भी 15 जुलाई है। हालांकि एडॉक समिति इससे पहले ट्रायल चाह रही है और अब समिति असमंजस में पड़ गई है, क्योंकि पहलवानों ने खेल मंत्री को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है, और अगर उस चिट्ठी लिखने के बाद मंजूरी मिलती है तो ट्रायल 10 अगस्त के बाद रखे जाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो फिर 15 जुलाई से पहले इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। और इधर दिल्ली पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी पहलवानों के खिलाफ, उसको कैंसिल करने की प्रोसेस भी शुरू कर दी गई है, जिस पर अब कागजी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पहलवानों को इंसाफ जल्द मिल जाए, ये उम्मीद सभी की है और ये चाहत सभी की है। और इसके साथ साथ उम्मीद कुछ और भी हैं, और वो उम्मीद ये है कि 2024 का रण जीतने की। 2024 का रण सियासी रण, और ये सियासी रण कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। हरियाणा के सिरसा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की दिशा कोई संकेत देगी, ये समय के गर्भ में है ये भी, क्योंकि 18 जून को गृह मंत्री अमित शाह रैली करने आ रहे हैं, और इस रैली से पहले 15 और 16 जून को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। हरियाणा के सिरसा में 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो विकास रैली करने जा रहे हैं, इसी रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। हालात ये है कि सिरसा में 130 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा गया है कि ये सब एक रूटीन प्रोसेस है। जब VIP एंट्री होती है, VIP आया करते हैं, तो ऐसा सब कुछ हुआ करता है। जबकि कुछ दिन पहले किसानों ने सूरजमुखी की फसल को MSP पर खरीदे जाने की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया था, और उसके बाद सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया था। ऐसे में अब किसान रैली में प्रदर्शन ना करें, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रही है। और इस रैली का मकसद राज्य में लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव अभियान कार्यक्रम का आगाज करना है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में चुनाव जीतना इतना आसान वैसे भी नहीं लग रहा। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 2024 में पार्टी के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, कई प्रकार के ऐसे किंतु परंतु हैं, और जिनसे लगता है कि क्या जो अगला प्रदर्शन होगा 2024 का, वो कहीं कमज़ोर ना रह जाए। और इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पिछले साल हुआ किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों की बड़ी सक्रिय भूमिका रही थी। यही नहीं, मौजूदा समय में हरियाणा के पहलवान भी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे। और इसके साथ साथ अगर मान लिया जाए कि सरकार ने सबकी गंभीरता को समझते हुए इन दोनों मुद्दों को पूरी संवेदनशीलता के साथ टैकल भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष इस मामले को मुद्दा बना सकता है। और अब मुद्दा कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने से पीछे नहीं हटता। और तभी तो अब नेहरू मेमोरियल को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी किया गया है। इसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच एक जंग शुरू हो गई है। 3 मूर्ति भवन में संग्रहालय का नामकरण उसी इमारत के परिसर में हुआ है, और वो भी प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के करीब 1 साल बाद हुआ है। 3 मूर्ति भवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास हुआ करता था। और इसी सब को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा है कि जिनका कोई इतिहास नहीं है वे दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। आधुनिक भारत के शिल्पकार और लोकतंत्र के निमित्त प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता, ये लिखा है ट्विटर में खड़गे साहब ने। और आगे खड़गे साहब लिखते हैं कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी और RSS की ओछी मानसिकता और तानाशाही का रिजल्ट है। वहीं जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु के रूप में पेश किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इन सब के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने संग्रहालय के नाम में बदलाव कर अपना बचाव किया है। कांग्रेस इस सारे मामले का राजनीतिकरण बंद करने की बात कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख JP नड्डा ने कांग्रेस के हमले को राजनीतिक उत्कृष्ट उदाहरण कहा है,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि संग्रहालय अपने नए प्रारूप में पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनके सामने आई युद्ध चुनौतियों के दौरान उनकी प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। दोस्तों, सियासतदान अगर हैं तो सियासत ही करेंगे, लेकिन बवाल गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह को हटाने को लेकर भी मचा हुआ है। उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जूनागढ़ के मजेवाड़ी इलाके में दरगाह को हटाने के नोटिस के बाद पहुंची पुलिस पर हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने पुलिस को देखते ही पथराव भी किया, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की और कई वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में इस समय भारी तनाव है और तनाव को देखते हुए आरपीएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जूनागढ़ की मुजेवाड़ी में स्थित दरगाह को जूनागढ़ नगर निगम द्वारा 5 दिन के अंदर दस्तावेज पेश करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस का विरोध करने वहां करीबन 600-700 लोग जमा हुए। पुलिस ने उन्हें सड़क जाम करने से मना किया तो रात को लगभग 10 बजे भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस हमले में पथराव में डीएसपी सहित 3 महिला पुलिसकर्मी और इनके साथ साथ कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध के स्वर तो विपक्ष और जनता दोनों उठाती है, लेकिन इसी बीच आपको 7 समुंदर पार बैठे उस हिंदुस्तानी के मन की बात बताते हैं जो अपने देश और देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। गौरतलब है कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में राजकीय यात्रा के तहत जाएंगे और इसी को लेकर वहां भारतीयों की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। एक एनआरआई ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में लगा रखी है। उन्होंने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी उनके प्रेरणा स्रोत हैं और वह उनका अमेरिका में बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एनआरआई का नाम है राघवेंद्र और राघवेंद्र ने 2016 में इस प्लेट को अपनी गाड़ी पर लगवाया था। राघवेंद्र का कहना है कि मुझे देश के लिए और समाज के लिए और इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए पीएम मोदी प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी अमेरिका आ रहे हैं, इसलिए राघवेंद्र उनका स्वागत करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर सड़कों पर दोनों देशों की मैत्री के सूचक झंडे भी लगाए गए। स्कूली बच्चे भी व्हाइट हाउस के सामने बने लॉन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी की जो राजकीय यात्रा होने जा रही है, मान लिया जाए कि 9 वर्ष के बाद अमेरिका किसी भारतीय राजनेता की राजनीतिक यात्रा में उनका स्वागत करेगा। माहौल और उत्सव देखने लायक तो होगा ही, क्योंकि पीएम मोदी जब जाते हैं तो उत्सव वैसे ही बन जाता है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। आपसे अब सोमवार को फिर मुलाकात होगी उन मुद्दों और देश के ज्वलंत विषयों को लेकर जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप अपना बहुत ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।